अभी घृतपान तो बाद में कर लूँगा। आज ये गरम गरम पानी में ना ये डाल करके पी लिया करो, ये गरम गरम पानी, और इस गरम गरम पानी में ऐसे ये स्वासारी ऐसे थोड़ा हिला के और इसको डाल दो, और जिनको भी बच्चों को ना ये ऐसे सिप सिप करके इसको पी लो, बड़ा टेस्टी भी है और इसका प्रभाव भी अप्रतिम है। देखो ऐसे पीने में भी ऐसे अंदर तक गला खुल जाता है, और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी, बहुत ही गजब का फार्मूलेशन है। इसके लिए हमारे जो करीब 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन पुरुषार्थ करते हैं, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये स्वासारी का फार्मूलेशन बहुत ही गजब है साहब, है। इसके लिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे सभी साइंटिस्टों का भी धन्यवाद जी। डॉक्टर ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम भारत में नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, और जो हमारे बड़े वैज्ञानिक श्री सीवी रमन जी हैं, उन्होंने एक रमन इफेक्ट का इन्वेंशन किया था 1928 में, और 1930 में उनके लिए इस काम के लिए स्वामी जी नोबेल प्राइज मिला था। तो उनके सम्मान में पूरे साइंटिस्ट स्वामी जी आज पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एक साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और हमें साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। हमारा संविधान भी कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें अपना खोना नहीं चाहिए, हर बात में हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए। और आपको गौरव होगा, वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्टों में हमारे पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी भी शुमार हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। और ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हम योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को लेके आगे चल रहे हैं जी। तो स्वामी जी, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन साइंस डे को इस थीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, फ्रॉम डिस्कवरी टू बाउंडलेस हॉराइजन, कि मतलब खोज से लेके अनंत विस्तार तक जो विज्ञान की पूरी क्षमताएं हैं उनका मानव कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। स्वामी जी, वो हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इस डे को आज इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर पिछले कई बार से हम बात कर रहे थे अस्थमा के बारे में, लंग फंक्शन के बारे में, और कैसे हम अस्थमा के लिए जो हर्बल मेडिसिन हैं उन पे काम कर सकते हैं। और जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि जो ब्रोंकोम है, स्वसारी गोल्ड है, स्वसारी प्रभाई है, जो अभी स्वामी जी ने पी के भी दिखाया, और जो स्वसारी अबले है, स्वसारी क्वाथ है, ये पूरी जो एक फैमिली है स्वसारी की, उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा में, अलग अलग लंग की डिजीज़ में, सीओपीडी में, फाइब्रोसिस में, और कैसे ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और आज हम ब्रोंकोम के बारे में देखेंगे, और एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ अस्थमा के बारे में देखेंगे। तो जब अस्थमा हो जाता है, जो जिसका एक प्राइमरी कारण ये है कि जो हमारी लंग्स हैं, जो हमारे लंग फंक्शंस हैं, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं छोटा सा स्कीमेटिक, जहाँ जो लंग्स को अगर हम गौर से देखें, जो हमारे सीने में 2 बड़े बड़े वेंटिलेटर्स हैं जो हवा को हमारे शरीर के अंदर लेके आते हैं और गंदी हवा को बाहर निकालते हैं। तो ये जो लंग्स के अंदर की जो ट्यूब्स हैं, जो एयरवेज हैं, अगर उनका डायमीटर कम हो जाए, उनका व्यास कम हो जाए, तो अंदर हवा जाने में दिक्कत आती है। और ये जो आप कार्टून देख रहे हैं, ये बता रहा है कि अगर ये इसका डायमीटर कम हो रहा है तो वो सूजन की वजह से बढ़ता जा रहा है, और वो हवा को अंदर जाने से रोक रहा है, और जो दम घुटने वाली फीलिंग होती है, सांस नहीं आने वाली फीलिंग होती है, वो अस्थमा में इसी वजह से आती है। तो एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, एक कॉम्प्लेक्स श्वसन की बीमारी है, जिसमें वायु मार्ग के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, और जो ब्रोंकस है, जो वायु मार्ग है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, मतलब उसे ब्रोंको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। पूरे दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोगों को ये बीमारी है, और इसकी जो कॉमन थेरेपी है, जो लोग बहुत कॉमन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मतलब जो इनहेलर्स हैं, जो पफ्स हैं, जो फुसफुस हैं, लोग उनका पूरी ज़िंदगी भर यूज़ करते रहते हैं, और उसकी वजह से जो सिकुड़े हुए वायु मार्ग हैं वो थोड़े से फैल जाते हैं, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, तो तुरंत तौर पे कुछ तो राहत मिल जाती है। पर लॉन्ग टर्म में वो भी दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती हैं। आप स्टेरॉइड की डोज बढ़ाते जाते हो, और कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ दशकों के बाद वो दवाइयाँ काम करनी बंद हो जाती हैं। और लगभग 10% ऐसे रोगी हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। उसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिफ्रैक्टिवनेस, मतलब वहाँ जाके वो दवाई काम नहीं करती है। तो हमने ऐसा ही कुछ किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे मॉडल्स पे काम करें जहाँ स्टेरॉइड काम नहीं कर रहे हैं, कि हम वहाँ पे एलोपैथिक दवा के विकल्प के तौर पे, उसके बेटर कंपोनेंट के तौर पे क्या हम
आयुर्वेदिक दवाइयों को देख सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि जहाँ कोई और दवा काम नहीं करती है वहाँ ब्रोंकोम काम करती है, और ब्रोंकोम के ऊपर हमने बहुत सारे रिसर्च किए थे। पिछली बार हमने देखा था कि अगर हम हाउस डस्ट माइट, जो हमारे घर के हल्की सी बारीक से धूल के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, उनके एक्सट्रैक्ट से अगर हम अस्थमा इंड्यूस करें तो कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे ब्रोंकोम उसको रिवर्स करता है। आज हम उसी का अगला वर्जन देखेंगे, और जो अस्थमा के अलग अलग टाइप्स हैं, चाहे वो इस्नोफिलिक अस्थमा हो, चाहे वो नॉन इस्नोफिलिक अस्थमा हो, या फिर न्यूट्रोफिलिक अस्थमा हो, या मिक्स ग्रेनुलोसाइट अस्थमा हो, उनके कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पे ये दवा अच्छे से काम करती है। तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स अस्थमा है, इसको ठीक करना बहुत चैलेंजिंग माना जाता है, जहाँ पर स्टेरॉइड काम नहीं करते, वो मिक्स ग्रेनुलोसाइटिक अस्थमा है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अगर हम अलग अलग एलर्जन को साथ साथ दें तो क्या हम एनिमल मॉडल्स के अंदर इस अस्थमा को इंड्यूस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या ब्रोंकोम से एक ट्रीटमेंट बेनिफिट के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें हाउस डस्ट माइट की, हमने बहन जी पिछली बार बात किया था हाउस डस्ट माइट के बारे में कि जो छोटे माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, माइट्स हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो हमारे घर में लगभग सब जगह होते हैं, चाहे वो कारपेट हो, पर्दा हो, सोफे हो, इसलिए उनको वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स के तौर पर रहते हैं, और जब हम सांस लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, इसलिए इनको हम एनवायरमेंटल इनहेलेंट कहते हैं। ये एलर्जेंस हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके एलर्जी पैदा करते हैं, और वो जो एलर्जी है वो अस्थमा के तौर पर दिखाई देने लगती है। तो ये बहुत कॉमन अस्थमा का एक एलर्जन है। और जो दूसरा एलर्जन है वो आता है फंगस के पाउडर से, फंगस के स्पोर से, बैक्टीरिया के स्पोर से, उसको हम CFA कहते हैं, कंप्लीट फ्रंट एडजुवेंट। उनको अगर आप देखें तो वो भी एक अलग टाइप का अस्थमा पैदा कर सकते हैं। तो हमने जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए, हमने इन दोनों को मिलाया, हमने एनिमल्स के अंदर ये दोनों एलर्जेंस इंड्यूस किए, मतलब जो भी पराकाष्ठा हो सकती थी अस्थमा की, जो सबसे कॉम्प्लेक्स अस्थमा है, उसको हमने इंड्यूस करने का प्रयास किया, और देखा कि अगर हम दोनों को एक साथ देते हैं तो क्या ऐसी फिजियोलॉजी बन जाती है, ऐसे फिनोटाइप बन जाते हैं जो ह्यूमन केस में अस्थमेटिक पेशेंट जैसे बन जाते हैं। चाहे वो लंग्स के अंदर के जो डायमीटर है उनका कम होना हो, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, या फिर म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन हो, या साइटोकाइंस के जो अलग अलग तूफान आते हैं चाहे वो हो, और चाहे वो जीन एक्सप्रेशन तक की फाइंडिंग हो, उन सब पर क्या इसका ऐसा कोई इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए हमने काम किया, और जैसे मैंने कहा कि हमने इसमें ब्रोंकोम को टेस्ट किया, जो हमारी एक बहुत अच्छी औषधि है और लंग फंक्शन के लिए बहुत बिल्कुल अमृत की तरह काम करती है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, हल्के भी थोड़ी भी दिक्कत से लेके चाहे बड़ी भी दिक्कत हो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो हमने एनिमल मॉडल्स डेवलप किए, और सबसे पहले चूहों पे काम किया, जिसको हम C57 माइस कहते हैं, जिनके अंदर एलर्जेंस का रिस्पॉन्स अलग तरीके से आता है। उनके अंदर हमने अलग तरीके से इंडक्शंस दिए। एक तो हमने दिया इनको CDM मतलब हाउस डस्ट माइट, और थोड़ा सा दिया हमने इनको CFA, जो दूसरा एलर्जन है जो माइको टॉक्सिन के तौर पर आता है। और इन सबको देने के बाद हमने इनकी लंग फंक्शंस नापे, और उसके साथ साथ ये भी देखा कि कितना हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इनके अंदर आ रहा है, और जब हम इनको ट्रीट करते हैं ब्रोंकोम के साथ तब कैसा रेस्पॉन्स है, और कभी हम इनको ट्रीट कर रहे हैं डेक्सामेथासोन के साथ जो एक बड़ा स्टेरॉइड है, उसका कैसा रेस्पॉन्स है। इसमें बहन जी हमने काम बड़ा अच्छा किया, हमने जानबूझ के स्टेरॉइड की ज़्यादा मात्रा दी। जो नॉर्मल मात्रा हम देते हैं लगभग 1 मिलीग्राम पर केजी, हम इसमें लगभग 2.5 गुना ज़्यादा तक गए, और देखा कि अगर आप स्टेरॉइड को 2.5 गुना भी ज़्यादा दो तो ट्रीटमेंट बेनिफिट कितने आते हैं। क्या वो स्टेरॉइड और अच्छे तरीके से काम करता है, या फिर ये ऐसे मॉडल हैं जिसमें स्टेरॉइड भी शायद काम ना करता हो, और ज़्यादा मात्रा देने से क्या कुछ बेनिफिट मिलता है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग थे वो बहन जी बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। हमने पाया जहाँ पर स्टेरॉइड भी काम नहीं कर रहे थे, स्टेरॉइड की 2.5 गुना मात्रा भी काम नहीं कर रही थी, वहाँ पर ब्रोंकोम काम करता है। और ब्रोंकोम की हमें ऐसी एफिकेसी दिखाई देती है जो ये बताती है कि ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस में, ऐसे प्री क्लिनिकल कंडीशंस में जहाँ पे हम बहुत कॉम्प्लेक्स अस्थमा को देख रहे हैं, हम उसको ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और होने से भी रोक सकते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इसका डेटा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसकी डिटेल केमिस्ट्री से कि ये जो ब्रोंकोम है इसके अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, नेचर ने इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड पैक किए हुए हैं। और ये जो आपको इतनी सुंदर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, ये एक एक पीक एक एक कंपाउंड के बारे में है। और ये जो बैंड्स है ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कितने सारे कंपाउंड किस किस मात्रा में है। ये HPTLC का डेटा है जो हमें बताता है कि नेचुरली पैक्ड काफ़ी अच्छे कंपाउंड ब्रोंकोम के अंदर पाए जाते हैं। अब फिर उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्लाइड है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त डेटा है। आप देखेंगे यहाँ हम देख रहे हैं कि एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब हमारा जो वायु मार्ग है उसका रिस्पॉन्स कहता है अगर वहाँ पे एलर्जेंस इंड्यूस किए जाएं। तो आप देखेंगे ये जो नॉर्मल एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने कोई बीमारी इंड्यूस नहीं की थी, उनका रिस्पॉन्स लगभग ऐसा है। जहाँ मेरा कर्सर है ये जो नीले रंग की लाइन है। और जब ऐसे एनिमल जिनके अंदर हमने दो एलर्जेंस दिए थे, एक बहुत ही हाई एंड अज़मा इंड्यूस किया था, तो वो देखें वो ये लाल रंग की लाइन है जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये डिजीज़ वाली फिनोटाइप है। तो ये नॉर्मल एनिमल हैं जो स्वस्थ हैं, ये लाल वाले वो हैं जो बीमार हैं। और आप देखें उसके बाद हमने जो ट्रीटमेंट देने शुरू किए थे 4 अलग अलग डोज के ब्रोंकोम के 60, 200, 600 और 1200 मिलीग्राम पर केजी तक। तो आप देखें जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो रेस्पॉन्स एक बीमारी की वजह से आ रहा था वो बिल्कुल नॉर्मलिटी की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो डोज डिपेंडेंट भी है और वो टाइम डिपेंडेंट भी है। और अलग अलग तरीके से आप देखें, अगर आप इसको सिर्फ यहाँ क्वांटिफाई करें तो आपको ये वाला ग्राफ दिखाई देगा। ये डिजीज एनिमल का चेंजेस था। ये आप देखिए ब्रोंकोम से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है, 78% तक रिकवरी दिखाई दे रही है। और जहाँ आप देख रहे हैं डेक्सामेथासोन जो एक बड़ा स्टेरॉयड है जिसकी हमने 2.5 गुना तक ज़्यादा डोज दी थी, वहाँ उसका रेस्पॉन्स लगभग 40% ही रिकवरी के तौर पर दिखाई देता है। जहां मैं क्लियरली बताता है कि इस एक्सपेरिमेंटल मॉडल में जहां ब्रोंकोम की एक अच्छी मात्रा, एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, वहां पर स्टेरॉइड की 2.5 गुना मात्रा भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं दी जा रही है। ये एक ऐसी वाली बात है जिसमें हम आयुर्वेद के लिए बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं, क्योंकि हम पहली बार ये देख रहे हैं कि एक आयुर्वेदिक औषधि के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो स्टेरॉइडल चेंजेस को भी, स्टेरॉइडल रेस्पॉन्स को भी या तो मीट करता है या बीट करता है। पर यहाँ तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ब्रोंकोम इन स्टेरॉइडल चेंजेस को भी अच्छे तरीके से बीट करता है। इसको हम क्वांटिफाई करके देखें, जहाँ आप सिर्फ बात करें हाउस डस्ट माइट अलोन की, जहाँ देखेंगे डेक्सामेथासोन का एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा था। पर जब हम 2 एलर्जन साथ दे रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का अस्थमा इंड्यूस कर रहे हैं तो स्टेरॉइड का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ब्रोंकोम का रिस्पॉन्स लगभग पहले जितना ही बरकरार था। और ये बता रहा था कि ब्रोंकोम किस तरीके से इस बीमारी के जो रूट कॉज है उसको मॉडिफाई कर सकता है।